नमस्कार छात्रों, मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्टेट कोचिंग संस्थान सहारनपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं इस वीडियो के अंदर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को लेकर के आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत ही शानदार आपकी तैयारी चल रही होगी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की, और आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। देखते हैं कि अब हम लोग आज इस वीडियो में क्या लेकर के आए हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रोन्नति भर्ती बोर्ड ने जो विज्ञापन निकाला था यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और अन्य पोस्ट का, उसकी फिजिक्स जो साइंस पूछी गई है उसकी सीरीज चलाई थी, और उस सीरीज में हम लोग गुरुत्वाकर्षण के टॉपिक तक पहुंच चुके हैं और उसी टॉपिक की आज ये अगली वीडियो है। तो गुरुत्वाकर्षण चूँकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो इसे एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करना उचित नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और इसीलिए इसी को ध्यान रखते हुए आज इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो ये लेकर के आए हैं उसी टॉपिक की। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन, जो प्रश्न संभव हो पाएंगे वे भी कराएंगे, और फिर आगे हम लोग अपने सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में जिनके कमेंट आए हैं उन पर लगातार मेरा ध्यान है। सिलू वर्मा, अपेक्षा चौधरी, अमित कुमार और उदित, ये सबके कमेंट आए हैं। सब लोगों के काफ़ी अच्छे कमेंट और प्यार हमें मिल रहा है। इस प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखते हैं बिना किसी देरी करते हुए, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखते हैं कि आज हम लोग इस गुरुत्वाकर्षण टॉपिक के अंदर क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, और बड़े ही शांत स्वभाव से, बड़े ही आराम से, मनोरंजक तरीके से हम लोगों को इसको पढ़ना है। कोई तो ज़्यादा दिमाग पर लोड हम लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है कि आपके परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, और केवल उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्ज़ाम में ही नहीं, बल्कि और भी जितने भी एग्ज़ाम में साइंस इंपॉर्टेंट है वहाँ पर ये जो मैं टॉपिक पढ़ा दिए हैं आज तक, ये सारे बहुत ही ज़्यादा खास हैं, और यहाँ से आप लोगों को बहुत ही सहायता मिलने वाली होगी। और जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए हैं अब से पहले, उनके रिव्यू भी शायद वो अपना शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि क्या हम लोगों ने आपकी सहायता की है अब तक के एग्ज़ाम में, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आप लोगों को मिले हैं इसी टॉपिक के अंदर से। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक फिर से वही गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 2, और इसमें देखते हैं कि पहला आज हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, वो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। देखते हैं आज का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है तल से ऊपर जाने पर जो स्मॉल जी होता है, यानी कि गुरुत्व त्वरण होता है, के मान में परिवर्तन। क्या परिवर्तन आता है अगर पृथ्वी तल से, जो पृथ्वी के सरफेस है उससे ऊपर चले जाएं, तो क्या परिवर्तन आता है स्मॉल जी के मान में। देखिए जी का जो परमाणिक मान है, जी का जो परमाणिक मान है उसका मान होता है, जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर उसको 10 के बराबर ले लेते हैं कभी कभी जब अंक क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। लेकिन क्या जी का मान यही रहता है क्या हर जगह? क्या इसमें परिवर्तन हो सकते हैं? तो इसका जवाब प्रश्न का होगा हाँ, इसके अंदर परिवर्तन होंगे, ऊपर जाने पर भी होंगे, नीचे जाने पर भी होंगे। और क्या पृथ्वी तल के ऊपर भी इसमें परिवर्तन हो सकते हैं? तो इसका जवाब भी हाँ है। तो हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर इस जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकते हैं, और किस फॉर्मूले से, किस सूत्र के द्वारा जी के मान में परिवर्तन को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कितना परिवर्तन हो गया जी के मान में, अब जी का मान क्या है, वो उसी के बारे में आज सारे डाउट हम लोग क्लियर कर देंगे आपके। क्योंकि जी के मान में परिवर्तन पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी होता है, पृथ्वी के नीचे अगर गड्ढा खोद के जा रहे हैं, पृथ्वी तल के भीतर अगर जा रहे हैं, पृथ्वी तल से नीचे जा रहे हैं, तो भी जी के मान में परिवर्तन होता है। और आप लोगों को एक बड़ी खास बात बता दूं कि जी के मान में परिवर्तन तो होता है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने पर।
अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपने भूगोल के अंदर पढ़ भी ली होंगी क्या होती है। यानी कि अक्षांश जो होता है वो किसी भी पॉइंट की पृथ्वी पर स्थिति को प्रदर्शित करता है। और अगर मैं कहूँ कि क्या एक अक्षांश, यानी कि अक्षांश का मतलब यहाँ पर एक बात समझ लो कि क्या सहारनपुर, जैसे कि सहारनपुर या फिर मुजफ्फरनगर हमारे एरिया में कहा जाता है, तो क्या जी के मान में परिवर्तन आएगा अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने पर? क्या भारत में जी का मान कुछ और है, क्या रशिया में जी का मान कुछ और है? बिल्कुल सही बात है, अलग अलग होता है, याद रखना, फर्क पड़ता है, चाहे वो फर्क कितना भी क्यों ना हो। तो आज हम लोग फर्क का मतलब परिवर्तन है, तो ये थोड़ी नहीं कंप्लीट करेंगे कि जी के मान में अक्षांश के साथ भी परिवर्तन होता है। जी के मान में परिवर्तन होता है ऊपर जाने पर, जी के मान में परिवर्तन होता है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, जी के मान में परिवर्तन होता है पृथ्वी तल पर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने पर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर भी जी के मान में परिवर्तन होता है। तो फिर आप पूछेंगे कि ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है? ये 45 डिग्री अक्षांश पर मान लिया गया है। किस पर लिया गया है? 45 डिग्री समुद्री अक्षांश पर यह मान प्रमाणिक मान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रमाणिक मान। तो ये प्रमाणिक मान लिया गया है, 45 डिग्री अक्षांश पर लिया गया है, और इसी का ही हम न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज कर लेते हैं ऐसे ही। नहीं तो आप लोगों को बता दिया जाए कि जी का मान 9.8 के अलावा पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जी के मान में परिवर्तन होता है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने पर। और अक्षांश को कौन डिफाइन करता है? उसका एंगल। 45 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश, समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो इस तरीके से अक्षांश हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन क्या होता है। तो याद रखना, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। चाहे तो ये जी का मान बढ़ जाए, 9.8 से ऊपर हो जाए कुछ, या फिर जी का मान प्रमाणिक मान से क्या हो जाए? घट जाए। तो दो प्रकार से अपन लोगों का परिवर्तन जो है वो आ सकता है। और अब अगर परिवर्तन की बात कहें तो परिवर्तन का मतलब होता है या तो बढ़े या तो घटे, यानी कि पहले जैसा ना रहे। अब बात आती है कि ऊपर जाने पर क्या होता है। देखिए, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान हमेशा घटता है। और घटता क्यों है? इसका आंसर इसके समीकरण से मिलने वाला है हम लोगों को। देखिए, अगर बात करें पूरे डेरिवेशन की कि कहाँ से ये फॉर्मूला आएगा, तो वो पूरा हम लोग यहाँ पर 12th की कोचिंग में हम लोग कराते हैं पूरा डेरिवेशन। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग को केवल उसके सूत्र से आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि यहीं से अंक 1% आप लोगों के बनने वाले हैं जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के अंदर थ्योरी पार्ट में। तो वो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात है, और यहाँ पर फैक्चुअल बातें हैं। देखिए, जी के मान परिवर्तन, यानी कि जी का मान जी डैश कहा गया, यानी कि पृथ्वी तल से अगर h हाइट पर कोई है, मान लिया ये पृथ्वी है और इसके तल से h ऊंचाई पर, इसके तल से h ऊंचाई पर यहाँ कोई पॉइंट है यहाँ, तो इस बिंदु पर हम लोगों को पूछा है कि जी का मान, देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर मान लिया कि जी डैश होगा। तो पृथ्वी तल पर कितना है? जी है। ये पृथ्वी की रेडियस है, RE कहा जाता है इसको। पृथ्वी की रेडियस को क्या कहा जाता है? RE। तो यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर क्या होगा जी का मान। तो एक बात तो स्पष्ट है कि जो पृथ्वी तल पर जी का मान है, यानी कि जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो तो अब नहीं रहा, वो तो अब नहीं रहा। अब कितना हो जाएगा? तो उसका मान माना हम लोगों ने जी डैश। कितना माना उसका मान? जी डैश। जी डैश की बात देखते हैं अब क्या होगा। तो जी डैश का फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा भाई? कितना घटा, हाइट के अनुसार घटेगा ना, जितनी हाइट आप जाओगे उसी के अनुसार घटेगा। तो फॉर्मूला अब जी डैश का निकाल रहे हैं कि अगर मैं पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर चढ़ गया तो अब क्या मान होगा जी का, उसका मान लिया हमने कि जी डैश है। तो जी डैश हम लोग कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होगा जी डैश का कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान कितना परिवर्तन हो गया? जी डैश का मान क्या होगा? अब जी का मान कितना है? तो जी डैश का मान होगा जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर, 1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, रट लेना है बिल्कुल से
कि अगर पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर चढ़ करके, जितनी भी ऊंचाई हो वो 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कुछ भी हो, अगर वो हाइट तय करी है और वहां पर g का मान पूछ ले तो उसे g डैश कहते हैं, और g डैश का मान आएगा ये g/1 प्लस h अपॉन आर ई, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आप लोगों ने समझ लिया यहाँ तक कि g डैश का मान क्या है, g डैश बराबर g1 प्लस h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग पृथ्वी तल से ऊपर किसी भी बिंदु पर गुरुत्व त्वरण का मान जो है वो निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है, अगर उतना ही ऊपर चले जाएं, देखिए मान लिया ये दूरी यहाँ से यहाँ तक आ रही है और इतनी ही हाइट हम ऊपर चढ़ जाएं यहाँ तक, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर अगर जाया जाए तो g के मान में कितना परिवर्तन आ जाता है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पर आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई हम लोग ऊपर चढ़ जाएं पृथ्वी के तल से, तो कितना g के मान में परिवर्तन है, g का मान कितना हो जाएगा पहले का, तो वो निकालना है। तो कुछ नहीं करना, हाइट कितनी तय करी है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, तो h का मान r e के बराबर हो जाएगा क्या। अब मैंने हाइट कितनी तय करी है, पृथ्वी की त्रिज्या जितनी थी उतनी ही हाइट चढ़ गया मैं ऊपर, तो समझ में आ रही है बात। तो क्या ये चीज हम लोगों को मिल जाएगी कि क्या h बराबर r e के आ जाएगा क्या, यानी कि मेरी जो हाइट है वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है प्यारे बच्चों। तो अब g डैश का मान कितना होगा, g डैश बराबर g1 प्लस h, तो h की जगह जब हाइट की बात आती है तो मैंने कितनी हाइट तय करी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हाइट तय करी, तो h की जगह मैं r e रख दूंगा, h की जगह मैं r e रख दूंगा, और अपॉन में r e पहले ही है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो g डैश के बराबर क्या आया प्यारे बच्चों, g अपॉन, देखिए अपॉन लगा दिया, अब इससे ये भागा लगाया तो 1 हो गया, r e से r e कट गया, तो नीचे क्या बचा, 1 प्लस इसकी जगह बचा 1 और इसका क्या है स्क्वायर है। तो g डैश का मान कितना आया प्यारे बच्चों, g 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4। तो अगर ये रिलेशन हम लोगों को मिल गया कि अगर मैं पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हाइट पर चढ़ जाऊं, अगर मैं पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हाइट पर चढ़ जाऊं ऊपर, तो g का मान पहले जो g का मान था उसका 1/4 रह जाता है। कितना रह जाता है, उसका 1/4 मान रह जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा खास है, पूछा जाएगा कि पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाने पर कितना g का मान रह जाता है, तो g डैश का मान g का 1/4 रह जाता है। ये आप लोग अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नोट करना। यहाँ से एक और टॉपिक बनता है, वो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर चंद्रमा पर पहुंच जाए कोई, हाइट तय करता करता चंद्रमा पर पहुंच जाए, चंद्रमा की दूरी के बराबर, तो फिर कितना g का मान रह जाएगा, वो आंसर मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। तो वो लगभग यहाँ पर बहुत ही कम शून्य के बराबर मैं मान सकता हूं कि हो जाएगा। वो भी बन सकता है क्वेश्चन, कैसे बनेगा इसको आप लोग पहले नोट कीजिएगा। देखिए अब बात करते हैं कि अगर चंद्रमा की ऊंचाई तक मार्ग तय किया जाए, यानी कि जितनी चंद्रमा की दूरी है उसके बराबर हाइट चढ़ी जाए, तो g का मान कितना रह जाएगा, वो अब हम लोग निकालते हैं। कैसे, देखिए जो चंद्रमा की दूरी है वो लगभग पृथ्वी की त्रिज्या की 60 गुनी मानी गई है। कितनी मानी गई है, 60 गुनी। जितनी पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, उसकी 60 गुनी लगभग पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। और अगर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के बराबर हाइट तय करी जाए, यानी कि चंद्रमा पर ही हम लोग पहुंच जाएं, तो कितना g का मान होगा, यानी कि अब हमारे पास h का मान है 60 गुणा r, यानी कि चंद्रमा के बराबर दूरी। किसके बराबर, चंद्रमा पर पहुंचा जाए, चंद्रमा पर पहुंचा जाए। तो चंद्रमा पर g का मान कितना होगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कैसे करते हैं काउंट, कैसे करेंगे, तो फॉर्मूले में बस कुछ नहीं करना है, g डैश अपॉन g 1 प्लस h की जगह मैं क्या रख दूंगा 60 re और बटे re, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये कटेगा इससे। सही में आ रही है बराबर आपके पास, g डैश बराबर g
और यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे 61 का, देख लो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इससे तो कट गया 60 और 61 का स्क्वायर कर दो तो इसके ये लगभग जी का मान 3600वां भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600वां भाग हो जाएगा। इस चीज को भी आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। ये सारे फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसके अंदर पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन आता है, वो इसके अंदर अब नेक्स्ट टॉपिक है। देखते हैं इस टॉपिक को क्या है ये टॉपिक, कि नीचे जाने पर कितना जी के मान में परिवर्तन आता है अगर पृथ्वी तल से हम लोग नीचे चले जाएं। पृथ्वी तल से अगर हम लोग नीचे चले जाएं कि नीचे गहरा गड्ढा इस प्रकार से खोद दें, ये पृथ्वी तल है और ये इसकी रेडियस है, और अगर इसके अंदर चले जाएं इस प्रकार से हम लोग कुछ हाइट नीचे उतर जाएं, क्योंकि नीचे भी तो हाइट ही उतरेंगे, तो उसका देखते हैं कि कितना परिवर्तन आता है। तो उसका मतलब जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई, ये आप लोगों को याद रखना है। जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई, यानी कि जितनी गहराई आप नीचे उतरे वो पृथ्वी की त्रिज्या, और परमाणिक मान जी का कितना होता है, इसका मान होता है 9.8, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि पृथ्वी तल से अगर नीचे जाएं तो जी के मान में कितना परिवर्तन आता है। पहले तो बात याद रख लो, घटता है, क्या होता है, घटता है। ऊपर जाने पर भी घटता है और नीचे जाने पर भी घटता है, याद रखना है आप लोगों को। दोनों बातों में सेम है, ऐसा मत कर देना कि एक में बढ़ता है एक में घटता है, दोनों पर घट रहा है। देख लो अगर यहाँ से निकालेंगे तो वो भी कम ही आएगा जी से, याद रखना है आप लोगों को। शून्य के लगभग यहाँ पर काउंट करेंगे तो घटता है, नीचे जाने पर भी घटता है, ऊपर जाने पर भी। ये चीज़ आप लोगों को नोट करनी है। देखिए अब पृथ्वी से जुड़े कुछ फैक्ट हैं, उनकी बात कर लेते हैं। कैसे फैक्ट हैं, जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान, कहीं कहीं जब आंकिक पसंद करते हैं तो उनका यूज होता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान, आंकिक मान कितना है उसका, ME का आंकिक मान कितना है, तो वो पूछा जाता है कभी कभी। तो इसका मान होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। याद रखना आप लोगों को। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या अगर आप लोग किलोमीटर में काउंट करेंगे आर का मान तो लगभग 6400 किलोमीटर आएगा। अगर मीटर की बात कर रहे हैं तो 6.37 × 10⁻6 मीटर इसका आंसर होगा। अब अगर बात करें पृथ्वी के घनत्व की, पृथ्वी के घनत्व की डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी D/RE, अगर पृथ्वी के घनत्व की बात करें, सिग्मा भी कहते हैं, कहीं कहीं रो भी इसको कहा जाता है, तो उसका मान होता है 5.5 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये तीनों फैक्ट भी आप लोगों को अपनी नोटबुक में नोट करना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना होता है, त्रिज्या इतनी होती है, और पृथ्वी का घनत्व जो है वो इतना होता है। तो आप लोग इस चीज़ को नोट कीजिएगा। देखते हैं अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देख रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, इसका क्या है, गुरुत्व त्वरण पर अन्य प्रभाव या जी के मान पर अन्य प्रभाव कैसे पड़ते हैं। देखिए एक तो पढ़ लिया हम लोगों ने, ऊपर जाने पर कितना परिवर्तन आता है, नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है, और अब अन्य क्या ऐसे इफेक्ट हैं जो जी के मान में परिवर्तन ला सकते हैं। और यही बात है जो हमें औरों से अलग करती है। बहुत ही चुनिंदा टीचर्स ऐसे होंगे जो इस चीज़ को पढ़ाएंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, याद रखना आप लोगों को, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि जी का मान बदलता है, ऊपर जाने पर नीचे जाने पर सब पढ़ा देंगे, लेकिन जी का मान किन्हीं और बातों पर भी निर्भर करता है। वे कौन सी बात है, सबसे पहली बात होती है इसमें पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रीज़न है। पृथ्वी की आकृति, और कैसे, पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी तो चपटी है भैया, इस टाइप की। ध्रुवों पर, ये ध्रुव होते हैं, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों पर चपटी होती है, दीर्घवृत्ताकार टाइप की मान सकते हैं। ध्रुवों पर चपटी होती है, और यहाँ पर जो है विषुवत रेखा पर क्या होती है, ये गोल होती है। याद रखना आप लोगों को। तो पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ध्रुवों पर चपटी होती है, तो उसका मतलब क्या होता है, ध्रुव टाइप की हो गई, इस टाइप की। तो जो पृथ्वी की रेडियस है, जो पृथ्वी की त्रिज्या है, वो देख लो विषुवत रेखा पर ज्यादा होती है, और ध्रुवों की तरफ क्या होती जाती है, ध्रुव तरफ क्या होती जाती है, देखिए कम हो रही है, ये कम हो गई, ये कम हो गई, ये कम हो गई। तो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की तरफ क्या होती जाती है भाई प्यारे बच्चों,
कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और जब पृथ्वी की त्रिज्या कम हो रही है, जगह जगह कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो जी के मान में परिवर्तन आना तय है। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था GME = GRE²। तो यहां से अगर मैं जी का मान निकालूं तो क्या आएगा? GME के अपॉन में चला जाएगा ना RE का वर्ग, RE का स्क्वायर। तो कैसे? जहां जी का मान, जहां RE का मान ज्यादा होगा, किसका मान ज्यादा होगा? यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या जहां बड़ी होगी वहां जी का मान क्या होगा? कम होगा, कम। और जहां पृथ्वी की त्रिज्या कम होगी वहां जी का मान क्या होगा? ये कम तो ये ज्यादा, ये कम तो ये ज्यादा, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। RE नीचे है फॉर्मूले में। तो देख लो, पृथ्वी का मान जो है पृथ्वी की त्रिज्या का मान विषुवत रेखा पर, जो कि 2 इक्वेटर लाइन होती है ये वाली, इस पर सबसे अधिक है। तो इस पर सबसे अधिक है, तो विषुवत रेखा पर जब सबसे अधिक त्रिज्या है तो जी का मान सबसे कम होगा। तो याद रखना है कि विषुवत रेखा पर या फिर कह दो मध्याह्न जो बीच में रेखा गुजरती है इक्वेटोरियल लाइन पर, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, सबसे कम, सबसे कम। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, बड़ी। देख लो, जब ये सबसे बड़ी तो ये सबसे कम। अब कहाँ सबसे अधिक होता है? पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर जो है वो सबसे कम होती है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर सबसे कम होती है, तो मान जी का क्या होगा? सबसे अधिक। तो यही कारण है कि ध्रुवों पर जी का मान जो है वो, ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। यानी कि एक बात स्पष्ट है कि अगर मैं एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाऊं तो जी के मान में परिवर्तन होता है। तो क्या अगर मैं इस स्थान पर निकालना चाहूं, क्या मैं इस स्थान पर निकालना चाहूं, यहां पर निकालना चाहूं, यहां पर, तो क्या मैं जी का मान निकाल सकता हूं? क्या? हाँ, निकाल सकता हूं। कैसे? फॉर्मूला है, तो लिख लो प्यारे बच्चों, लिख लो। अक्षांश के साथ, अक्षांश के साथ जी का मान निकालने का फॉर्मूला, जी का मान, अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन का फॉर्मूला। जी के मान में परिवर्तन कितना आया भाई? वो तो अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन, अगर उस अक्षांश का मान 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो वो मान लिया कि लैम्बडा है। और पृथ्वी का कोणीय वेग मान लिया अगर ओमेगा है, तो क्या मानेंगे कि क्या परिवर्तन होगा? तो जी डैश कहेंगे उसको कि नया मान इस अक्षांश पर क्या मान है, इस अक्षांश पर क्या मान है। मान लिया जी का मान जी डैश है, तो जी डैश = जी माइनस RE ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्बडा। ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। अब अगर आपको किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति या फिर उसका अक्षांश मालूम है डिग्री में, कि किसी स्थान का अक्षांश 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो आप लोग उस स्थान पर जी का मान आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि ये फॉर्मूला रट लो दिमाग के अंदर अपने, कि इससे निकलता है। इसमें RE पृथ्वी की त्रिज्या, ओमेगा पृथ्वी का घूर्णन का कोणीय वेग, लैम्बडा उसकी उस स्थान की अक्षांश कितने कोण है, लैम्बडा का मान 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि ओमेगा का मान क्या होगा? तो ओमेगा का मान फिक्स है 7 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग कितना है पृथ्वी का? 7 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि अक्षांश के साथ कितना परिवर्तन आया, पृथ्वी की आकृति किस आधार पर मैंने फैक्ट लिखवाए। तो ये चीज आप लोग अपने नोटबुक के अंदर बहुत ही आराम से नोट कर सकते हैं, कीजिएगा इसको नोट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अपना गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए एक बात आप लोगों को मैं आज कुछ अलग ही पढ़ाने वाला हूँ कि विभव क्या होता है। अगर विभव की बात करें, ये तो गुरुत्वीय विभव है, अगर खाली विभव की बात करें, विभव को कहते हैं अंग्रेजी में पोटेंशियल। अब पोटेंशियल शब्द हम लोग यूज करते हैं आपस में,
तेरे अंदर कितना पोटेंशियल है बे, कितना पोटेंशियल है, किसी के अंदर कितना पोटेंशियल है, यानी कि उसकी कार्य करने का, कार्य कितना काम कर सकता है, उसको कहते हैं क्या, पोटेंशियल। तो शब्दों में ही आंसर छिपा होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है कोई कितना काम कर सकता है, पोटेंशियल का मतलब विभव। तो अगर विभव का नाम कहीं भी आए, अगर विभव का नाम कहीं भी आए तो सबसे पहले दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि काम है भाई। क्या है भाई, काम है, कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ रहा है भाई, पक्की बात है। अब कौन सा काम है, गुरुत्वीय वाला काम है। अगर विभव गुरुत्वीय है तो कौन सा काम है, गुरुत्वाकर्षण वाला काम है भाई, तो उसके कारण विभव है। जब भी विभव की बात हो, पोटेंशियल की बात हो, जोर की बात हो, ताकत की बात हो, पोटेंशियल का मतलब होता है कितना काम, तो सबसे पहले जोर ताकत आजमाई जाती है काम करने से। किससे, काम से, कार्य से। तो पोटेंशियल का मतलब होता है काम, विभव का मतलब होता है काम। तो जहां भी विभव आएगा, जहां कहीं भी विभव आएगा तो वहां कुछ ना कुछ काम जरूर हुआ होगा। ये मेरी बात पल्ले गांठ मार लेना प्यारे बच्चों, पल्ले गांठ मार लेना कतई कि जहां विभव होगा वहां पर काम जरूर हुआ होगा। याद रखना, बहुत ही बड़ा खास मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूं। विभव का मतलब काम से है, काम से, और विभव का मतलब काम से है। तो प्यारे बच्चों गुरुत्वीय काम हुआ होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण काम हुआ होगा। कैसे हुआ होगा वो मैं समझा रहा हूं, टेंशन मत लो प्यारे बच्चों, सब समझा दूंगा। कैसे, मैंने बताया था कि अगर कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड अगर ब्रह्मांड में कहीं भी है तो उसके चारों तरफ का उसका एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, और उस गुरुत्वीय क्षेत्र में यदि कोई अन्य द्रव्यमान आ जाए तो वो हमेशा उस पर एक बल लगाता है, और उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, कैसे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर ये द्रव्यमान है अपना m, और अगर इसका ये गुरुत्वीय क्षेत्र है चारों तरफ का इस टाइप का, तो अगर यहां पर कोई आ जाए, यहां पर इसके क्षेत्र से बाहर, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर क्या कहा जाता है, अनंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनंत। अब अगर इसके गुरुत्व क्षेत्र में कोई आ जाए तो ये उस पर एक बल लगा देगा, आकर्षण बल, उसको अपनी तरफ को खींच लेगा। मान लिया स्मॉल m द्रव्यमान आ गया, कितना आ गया, स्मॉल m, तो ये बड़ा m इस पर m बल, f बल लगाएगा, अपनी तरफ खींच देगा। हालांकि ये भी लगाएगा इस पर इतना ही बल, लेकिन इसको खींच पाने में सक्षम नहीं है। ये मैंने पहले ही आप लोगों से डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनसे कहना चाहता हूं कि कृपया करके पिछली वीडियो पहले देखें, तब जा करके इस वीडियो पर आए, जब समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग गुरुत्वीय विभव की बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो हम लोगों ने बता दिया कि इस पर एक बल लगाता है, और जब बल लगाता है तो विस्थापन भी होता है, विस्थापन भी होता है ना। तो विस्थापन होता है तो काम होता है ना, जहां बल और विस्थापन हो तो काम होता है। तो ये जो काम हो रहा है ये किसने किया, ये गुरुत्वाकर्षण बल ने किया। तो उसको कहते हैं गुरुत्वीय बलों द्वारा किया गया कार्य। किसके द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बलों द्वारा किया गया कार्य। और जो गुरुत्वीय बलों द्वारा किया गया कार्य होता है ये हमें नहीं करना पड़ता, गुरुत्वीय क्षेत्र स्वयं करता है। तो ये कार्य हमेशा माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। जो काम करना न पड़े, जो काम करना न पड़े, अपने आप ही प्राप्त हो जाए, वो काम हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ ले जाता है, माइनस के साथ ले जाता है। कैसे करेंगे, ठीक है, एक बात ध्यान रखना। तो विभव की परिभाषा क्या है, पोटेंशियल की परिभाषा। जब भी पोटेंशियल निकालते हैं तो एक सिंगल का निकालते हैं, रखना। पोटेंशियल का मतलब होता है, विभव का मतलब होता है काम से, और काम भी किसका, एक सिंगल का, एक पर निकालो, एक पर। हमें कहा कि m द्रव्यमान को यहां से यहां तक ला दिया, इस बिंदु से अनंत से यहां तक आ गए, यहां पर इस बिंदु पर, तो यहां पर निकालो कितना गुरुत्वीय विभव होगा। तो m द्रव्यमान यहां तक ले गए, मान लिया इस पॉइंट की दूरी से कितनी है, r दूरी है। कितनी दूरी मान ली, r दूरी। तो मान लो अगर मैं m द्रव्यमान को अनंत से यहां पर ले आया अपने आप खींच करके, कौन ला रहा है, इसका गुरुत्वीय क्षेत्र ही तो ला रहा है भाई। इस द्रव्यमान का गुरुत्वीय क्षेत्र अनंत से एक इस द्रव्यमान को अपनी तरफ खींच रहा है, तो खींचने में गुरुत्वीय क्षेत्र ने कितना कार्य किया, मान लिया W काम किया। कितना काम किया, W। ठीक है, m द्रव्यमान को r दूरी तक लाने में मान लिया कितना काम किया, गुरुत्वीय क्षेत्र ने W काम किया। तो भाई एक द्रव्यमान को कितना काम करेगा लाने में, W बटे m। और यही क्या होता है, यही क्या होता है, गुरुत्वीय विभव होता है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, बहुत ध्यान से याद रखना है, समझ रहे हो। अच्छा, जो ये काम किया, क्या ये मैंने किया, क्या मैं ला रहा हूं इसको यहां से, नहीं। आप लोगों को याद रखना है कि अगर
गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाएं। अगर यहाँ कोई द्रव्यमान रखा है स्मॉल m, अगर इसको मैं गुरुत्वीय क्षेत्र से यहाँ से उठा करके वहां ले जाऊंगा तो मुझको काम करना पड़ेगा भाई जरूर फिर तो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो इसको अंदर की तरफ खींच रहा है और मैं इसको धकेल रहा हूं बाहर की तरफ, तो मुझको तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा तो मुझे तो करना पड़ेगा। लेकिन अब देखो ना आप, अब ये बाहर नहीं जा रहा, अंदर आ रहा है अंदर, तो अंदर लाने में तो मुझे काम नहीं करना पड़ रहा, अपने आप खींच लेगा ना इसको अपने आप खींच लेगा ना। कौन खींचेगा? गुरुत्वीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो काम किया जाता है वो हमारे द्वारा नहीं किया जाता, वो गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा काम किया जाता है, खुद ब खुद प्राप्त हो जाता है, वो काम करना नहीं पड़ता, अपने आप प्राप्त हो गया। तो ऐसे काम हमेशा माइनस में लेते हैं, तो ये भी कैसा आएगा? माइनस में ही आएगा। तो पोटेंशियल जब भी निकालते हैं, ताकत जब भी देखते हैं, तो एक व्यक्ति के देखते हैं, हजारों में नहीं काउंट करते। याद रखना, अगर m द्रव्यमान को मैं अनंत से यहाँ इस बिंदु तक ले आया गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर इस पॉइंट तक ले आया, मान लो इस पॉइंट का नाम A है, तो इस बिंदु पर अगर मुझे गुरुत्वीय विभव निकालना है तो ये बात देख लो कि अनंत से 1 किलोग्राम द्रव्यमान को बिंदु A तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, वही काम क्या होता है? गुरुत्वीय विभव होता है। याद रखना, V बराबर माइनस डब्ल्यू बटे एम, V बराबर माइनस डब्ल्यू बटे एम। मान लिया बिंदु A तक लाने में स्मॉल m द्रव्यमान को अनंत से बिंदु A तक लाने में W काम किया गया, तो बिंदु A तक लाने में 1 किलोग्राम द्रव्यमान को कितना काम करना पड़ेगा? माइनस डब्ल्यू बटे एम। वही क्या है? उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव है, और ये हर बिंदु पर अलग अलग होगा, क्योंकि यहां पर ज्यादा काम प्राप्त होना। m द्रव्यमान को बिंदु A तक लाने में जितना कार्य प्राप्त हुआ माइनस W प्राप्त हुआ, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को कितना प्राप्त होगा? माइनस W बटे m कार्य प्राप्त होगा। तो वही उस स्थान पर क्या हो जाता है? गुरुत्वीय विभव हो जाता है, V बराबर माइनस W बटे m हो जाता है। अब ये तो रहा इसका फॉर्मूला, मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति किलोग्राम, क्योंकि ये जूल है, ये किलोग्राम है। विमा क्या आ जाएगी? L स्क्वायर टी माइनस टू। कैसे? क्योंकि इसकी ml स्क्वायर टी माइनस टू होती है, m से m कटेगा, L स्क्वायर टी माइनस टू बचेगा। एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है दूरी के पदों में, क्योंकि दूरी पर निर्भर करता है। अगर थोड़ा सा और इधर लाऊं तो दूरी घट जाएगी ना, दोनों के बीच की दूरी घट जाएगी, तो फिर यहां से और ज्यादा काम प्राप्त होगा, तो वो होता है V बराबर माइनस जी एम अपॉन आर। तो दो फॉर्मूले गुरुत्वीय विभव के हैं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। ये दूरी के पदों में, ये सीधा काम के पदों में। तो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं इस फॉर्मूले पर कि आप लोग अनंत से उस बिंदु या फिर उस द्रव्यमान से, ये बड़ा द्रव्यमान है बड़ा m, ये स्मॉल m है, ये बड़ा m है, फर्क समझना। तो अगर इस द्रव्यमान से वो बिंदु, जिस बिंदु पर आपको गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है, कितनी दूरी पर है? ये तो वो दूरी है। मान लिया इस बिंदु पर ज्ञात करना है बिंदु A पर, तो कितनी दूरी पर है बिंदु? स्मॉल r दूरी पर है, और वो द्रव्यमान पता होना चाहिए जिसके कारण गुरुत्वीय विभव है। तो ये फॉर्मूला बनेगा V बराबर माइनस जी एम अपॉन आर। माइनस का निशान क्यों है? क्योंकि विभव का मतलब काम से होता है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान को लाने में काम से होता है, और काम यहाँ पर क्या नहीं जा रहा है, प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये ऋणात्मक चिन्ह है। तो इस टॉपिक को कीजिएगा नोट। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो ये बहुत ही आसान है, जिनके समझ में आ गया है कि गुरुत्वीय विभव क्या है, वो इसे भी आसानी से कर लेंगे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है। देखिए, गुरुत्वीय विभव की बात आती है, पोटेंशियल की बात आती है, तो हम लोग को समझना है कि 1 किलोग्राम को लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है। अब अगर स्थितिज ऊर्जा की बात कहें तो ऊर्जा काम के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ऊर्जा काम के बराबर होती है। आप तो अब एक बात कहोगे कि आपने बताया सर कि काम के बराबर तो वो भी होता है, लेकिन वो होता है 1 किलोग्राम द्रव्यमान को लाने में, और ये होता है संपूर्ण द्रव्यमान जितना था उसको लाने में अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर। तो अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर जितना भी द्रव्यमान है, अगर उस द्रव्यमान को ले आए, जिस भी बिंदु तक ले आए, तो वहां तक लाने में जितना काम करना पड़ा, टोटल काम संपूर्ण द्रव्यमान को लाने में, तो वो काम इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता है, और उसको कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और ये भी माइनस चिन्ह के साथ ली जाती है। क्यों? क्योंकि काम हमें नहीं करना पड़ता, गुरुत्वीय क्षेत्र स्वयं करता है, प्राप्त होता है। कैसे? अब हम लोगों को पता है कि भाई 1 किलोग्राम द्रव्यमान को लाने में माइनस जी एम अपॉन आर काम करना पड़ता है। तो भाई m द्रव्यमान को लाने में उस बिंदु तक जिस बिंदु की दूरी
उससे r दूरी पर है वो बिंदु, उस बिंदु पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान को लाने में इतना काम करना पड़ता है। तो भाई अगर वो द्रव्यमान टोटल स्मॉल m था तो गुणा कर दो ना भाई GMM अपॉन R, GMM अपॉन R, और इसको ही कहते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि कार्य बराबर ऊर्जा के होता है। तो क्या फॉर्मूला आ गया, U बराबर माइनस GMM अपॉन R। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है उस बिंदु की दूरी, यह है उसका द्रव्यमान बड़ा M जिसके कारण गुरुत्व क्षेत्र है, गुरुत्व विभव है। ये स्मॉल m उस पिंड का द्रव्यमान है जो लाई जा रही है अनंत से उठा करके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान को लाने में उस बिंदु तक, जिस बिंदु की दूरी r है, बड़ा m द्रव्यमान से इतना काम करना पड़ता है, तो भाई m को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, गुणा कर दो। तो वो क्या होता है, पूरा का पूरा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, U बराबर माइनस GMM अपॉन R। अगर बात करें पृथ्वी की, कि पृथ्वी तल पर किसी पिंड पर गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। अगर पृथ्वी तल पर बात करें, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, कि अनंत से पृथ्वी तल पर लाने में इतना काम करना पड़ता है किसी भी द्रव्यमान को, तो वो क्या होता है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। ये बात आप लोग कॉपी में बोलते बोलते नोट भी कर सकते हैं मेरी, कि अगर अनंत से पृथ्वी तल पर कोई ला जाए, मान लिया पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r e है, इसका द्रव्यमान केंद्र पर संकेंद्रित माना गया है। अगर अनंत से कोई द्रव्यमान इसके तल पर ला गया, यहाँ पर लाया गया, यहाँ से लाया गया, ऊपर से अनंत से लाया गया है यहाँ पर, तो अब देखेंगे कि कितनी दूरी पर है पृथ्वी से, मान लिया r e दूरी पर बराबर मानेंगे, कितनी दूरी पर मानेंगे, r e दूरी पर। तो अब कहेंगे कि कितनी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, तो U बराबर, उनमें से एक पिंड पृथ्वी है, कि पृथ्वी के गुरुत्व विभव में लाया गया, तो me कितना द्रव्यमान लगा है, स्मॉल m अपॉन कितनी दूरी पर है, r e पर। तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। आप लोग बहुत ही जानते समझ रहे हैं कि अब उनमें से एक पिंड पता चल गया है कि वो क्या है, पृथ्वी है मेरे भाई। तो m की जगह me, m द्रव्यमान लाया जा रहा है अनंत से पृथ्वी तल पर, तो m कितनी दूरी पर रखा है इस टाइम, वो r e दूरी पर है, तो ये दूरी वो ली गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मैं सूत्र निकाल सकता हूँ। अगर वो पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर है तो उसकी दूरी मान लिया, कितनी दूरी मान लिया, वो r दूरी पर है, पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर है, r। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, कि अगर गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये r उनके बीच की दूरी नहीं थी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी थी। किसकी दूरी थी, केंद्रों के बीच की दूरी, उनके द्रव्यमान केंद्रों के बीच की दूरी, याद रखना। तो ये केंद्रों के बीच की दूरी है, जब तो मैंने यहाँ पर r ही लिया, ठीक है, समझ जाओ। तो केंद्र से कितनी दूरी है इसके केंद्र की, r दूरी अगर मान लिया। अगर ये कुछ हाइट पर है तो वो हाइट भी मैं इसका भी पदों में फॉर्मूला लिख सकता हूँ, U बराबर माइनस GMEM, तो फिर वो दूरी ली जाएगी। अगर ये तल पर था तो केंद्रों के बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर थी। अगर ये कुछ हाइट पर है तो वो दूरी दी होगी आप लोगों को, केंद्र से इतनी दूरी पर है, तो मान लिया स्मॉल r दूरी पर है, तो दूरी वो लूंगा मैं, सीधी सी बात है। तो फॉर्मूला ये बनेगा, अगर वो r दूरी पर है पृथ्वी के केंद्र से तो फॉर्मूला ये, अगर पृथ्वी के तल पर है तो फॉर्मूला ये। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, करते हैं वीडियो को एंड। और वीडियो में आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए थे, सीलू वर्मा का कमेंट आया था, कभी के कमेंट आए थे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और वीडियो में क्या कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें हमें। थैंक यू, जय हिंद।